अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पढ़ना है। एप्लीकेशन लेयर का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिए। उसमें हमने कहा था कि जो एप्लीकेशन का जो डाटा होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जा रहा होता है। एप्लीकेशन लेयर के बाद आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर रही होती हैं और हर एप्लीकेशन क्या कर रही होती है, अपने डाटा को चंक्स में डिवाइड करती है और वो आगे ट्रांसपोर्ट लेयर के पास चला जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर ने वो डाटा लेना होता है एप्लीकेशन लेयर का, और जो दूसरी साइड पे एक एप्लीकेशन रन कर रही है उसको उसने ट्रांसफ़र करना होता है। यही ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। तो इस चैप्टर में हमारा जो कुछ बेसिक गोल है वो ये है कि हमने ये देखना है कि जो बेसिक प्रिंसिपल हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के जिस पे ये काम करती है वो क्या है। उसमें मल्टीप्लेक्सिंग होती है, डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है, रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, इसके बाद फ्लो कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, और कंजेशन कंट्रोल हम देखेंगे क्या होता है और किस तरह किया जाता है। उसके बाद हम टू फंडामेंटल प्रोटोकॉल जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। यूडीपी जो है उसको हम पढ़ेंगे, इसको कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके बाद हम टीसीपी भी देखेंगे कि कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल ट्रांसपोर्ट ये सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम ये देखेंगे टीसीपी कंजेशन कंट्रोल कैसे करता है। कंजेशन कंट्रोल सिर्फ टीसीपी भी होता है, यूडीपी कंजेशन कंट्रोल नहीं करता। तो इस चैप्टर से थोड़ा सा आपको अभी लगेगा कि पहले शायद आपको लग रहा हो कि कंप्यूटर नेटवर्क तो बहुत आसान है, तो इसमें आप देखेंगे इतना भी आसान नहीं है। इसमें काफ़ी कम्प्लेक्स जो है ना वो चीज़ें होती हैं। इसके बाद आपकी जो सर्विसेज मिल रही हैं वो आप तक, यानी कि जो भी आपके पास डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है उसके बिहाइंड द सीन बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं जो आपका कंप्यूटर कर रहा होता है, और उसके बाद जो डाटा है आपका ठीक तरीके से आपके पास पहुंचता है। तो आपके पास जो टीसीपी है उसको आप कह सकते हैं कि ये आपको लॉजिकल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन टू एप्लीकेशन रनिंग एंड टू डिफरेंट होस्ट। तो हमने कहा था ये आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, इसमें डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स हैं। तो जितनी भी एंड डिवाइसेस हैं उसमें सारी जो लेते हैं वो रन कर रही होती हैं। ये अगर एक मोबाइल है इधर और इधर एक सर्वर है, ठीक है, सर्वर पे भी पाँचों लेयर रन कर रही हैं और आपके पास मोबाइल में भी पाँचों लेयर काम कर रही हैं। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या करती है, वो लॉजिकल एंड टू एंड आपकी कम्युनिकेशन करवाती है। यानी इस ट्रांसपोर्ट लेयर का इस ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ इसने कनेक्शन करवाना है। इस ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद जो भी डाटा आता है इसका काम ये है कि ये दूसरे एंड पे जो भी एप्लीकेशन रन कर रही है उसको जो ट्रांसपोर्ट लेयर ने डाटा देना है उसकी ट्रांसपोर्ट लेयर तक इसने डाटा पहुंचाना है। दरमियान में आपका नेटवर्क फिजिकल लेयर का पे जो मीडियम है वो क्या है, यहाँ आपके पास नेटवर्क लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं इसका जो है ना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर आपको एप्लीकेशन लेयर को कहती है कि आई विल प्रोवाइड कम्युनिकेशन फॉर यू, ठीक है, मैं तुम्हारा जो डाटा है ना दूसरी एंड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ना वहाँ तक पहुँचा दूँगी। तो ट्रांसपोर्ट जो लेयर होती है वो सिर्फ एंड सिस्टम्स में रन कर रही होती है। ये नहीं है कि आपके पास राउटर में ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं होगी, ठीक है, आपके पास बाकी स्विचेस में ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं होगी। तो जब भी आपके पास एप्लीकेशन लेयर पे कुछ डाटा जनरेट होता है, एप्लीकेशन को डाटा सेंड करना चाहती है, तो उसका जो डाटा होता है वो चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उन चंक्स को हम सेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है, और वो जो सेगमेंट्स होते हैं वो फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, उसमें कुछ हेडर्स ऐड किए जाते हैं, और उसके बाद वो जो डाटा होता है वो नेटवर्क लेयर को दे दिया जाता है। और नेटवर्क लेयर क्या करती है, उसको फर्दर फिर डाटा लिंक लेयर को दे देती है, फिर वो फिजिकल मीडिया पे चला जाता है। और रिसीवर साइड पे क्या होता है, क्योंकि आपके पास वो चंक्स में डाटा आ रहा है, रिसीवर साइड ने क्या करना है, अगर ये सेंडर और ये रिसीवर है तो उसके पास वो चंक्स आ रहे होंगे, उसने उनको दोबारा जो है ना रीअसेंबल करना है, उनको उससे एक मैसेज बनाना है और उसको फिर एप्लीकेशन लेयर को दे देना है। एप्लीकेशन लेयर के पास जो है ना वो रीअसेंबल्ड डाटा जाएगा। तो आपके पास जो है ना जो ट्रांसपोर्ट लेयर की अवेलेबिलिटी है इंटरनेट में वो दो हैं, एक तो टीसीपी है और एक यूडीपी है।
तो दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, टीसीपी कैसे काम करता है और यूडीपी कैसे काम करता है, इसको हम बड़ी डिटेल में इस चैप्टर में देखेंगे। अभी हमने कहा है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो लॉजिकल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन टू प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो एप्लीकेशन रन कर रही है किसी भी एंड होस्ट पे, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और जो प्रोसेस होते हैं वो दूसरी साइड पे जो प्रोसेस रन कर रहा होता है उसके साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही होती है बिटवीन प्रोसेस। इसका काम यही है कि एक प्रोसेस से डाटा उठाना है, एक प्रोसेस जो डाटा उसको दे रहा है, दूसरी साइड पे जो प्रोसेस रन कर रहा है उससे डाटा उसने या तो लेना है या उस दूसरी साइड पे जो डाटा आ रहा है उसको दे देना है। ठीक है, वहाँ क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो ट्रांसपोर्ट ले उससे डाटा ले भी रही होती है और दूसरी साइड पे जो डाटा आ रहा होता है उसको उसने वो देना भी होता है। और ये किस पे रिलाई कर रही होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसने नेटवर्क लेयर को डाटा देना होता है, और नेटवर्क लेयर की जो सर्विसेज होती है ये ट्रांसपोर्ट लेयर ही होती है। और जो नेटवर्क लेयर होती है इसको हम कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन टू होस्ट। ठीक है, इसका काम ये होता है कि एक होस्ट से डाटा लेना है और उसको दूसरे होस्ट तक डाटा पहुंचा देना है। इसका काम ये नहीं है कि वो डाटा जो है ना वो किस प्रोसेस का है और वहाँ तक उसने पहुँचाना है, वो काम जो है ना आगे ट्रांसपोर्ट लेयर का है। इसका काम बस यही होगा कि एक होस्ट से डाटा उठाए और उसको उस दूसरे होस्ट तक ले जाए। तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल जो है ना आपकी बुक में दी गई है। ठीक है, ये एक दफ़ा आप पढ़ लें तो बड़ी ज़बरदस्त आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये एग्जांपल है कि 2 हाउसेज हैं और डिफरेंट लोकेशन में है, उसमें 12-12 बच्चे हैं और वो आपस में कज़न हैं, वो आपस में एक दूसरे को लेटर सेंड करते हैं। ठीक है, थोड़ी इसमें अगर आप रीड करेंगे ना तो ज़्यादा आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि बुक में सारी लिखी गई है। इसमें अभी मगर ऐसे ही टाइम लग जाएगा इसमें, इससे बेहतर है कि हम कोई और टॉपिक कर लें। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा आप पढ़ लें, इसमें जो आप कन्फ्यूजन होगी फिर हम मुझे बता दें और डिस्कस कर लेंगे। बड़ी सिंपल एग्जांपल है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये कंपैरिजन किया गया है कि अच्छा नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर का इसमें है ना लॉजिकल कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन, ये होस्ट करवा रहा है और ये लॉजिकल कम्युनिकेशन करवा रहा है बिटवीन प्रोसेस। तो इसका जो एनालॉजी एक दी गई है कि एनालॉजी क्या होगी, तो वो बड़े अच्छे तरीके से आपको फिर समझ आ जाएगी। तो जो टीसीपी है, टीसीपी की जो सर्विसेज है वो क्या है, टीसीपी को हम कहते हैं ये एक रिलायबल डाटा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। ठीक है, रिलायबल होने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन का जो भी डाटा जाएगा ना, एक एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को डाटा देती है तो वो 100% जो है ना दूसरी साइड पे पहुंचेगा, उसमें कोई भी एरर नहीं होगा, उसमें वो जो आर्डर है ठीक है वो ख़राब नहीं होगा। 100% डाटा पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत नहीं पहुंचेगा, वो पहुंच सकता है, करप्ट होकर पहुंच सकता है। यहाँ से एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डाटा आया, उसने उसको चंक्स में डिवाइड किया, अब ये जो डाटा जो है ना इसके पास पहुंचा लेकिन वो सम हाउ करप्ट हो चुका था। ठीक है, तो रिलायबल, फिर रिलायबल कैसे होगा, रिलायबल होने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जो डाटा पहुँचा है वो करप्ट हो भी जाएगा, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न, वो उसकी हज़ारों जो है ना वो रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से इंटरनेट में डाटा करप्ट हो सकता है। तो हम फिर रिलायबल हम क्यों कहते हैं टीसीपी को, रिलायबल हम टीसीपी को इसलिए कहते हैं कि अगर कोई भी अगर बिट करप्ट हो जाती है, ठीक है, या उसमें जो बिट्स जो पैकेट्स आ रहे हैं वो इन ऑर्डर नहीं होते, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बिट करप्ट होती है तो ये दोबारा इसको जो सेंडर साइड है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको कहेगी मुझे ये पैकेट दोबारा भेजो। ठीक है, उसके बाद अगर जो पैकेट्स का ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर खुद उसको अरेंज करके फिर एप्लीकेशन लेयर को देगी। एप्लीकेशन लेयर को ऐसे ही लगेगा जैसे कि कोई भी डाटा करप्ट नहीं हुआ था, क्योंकि जो उसका डाटा करप्ट भी था वो उसने दोबारा रीट्रांसपोर्ट पैकेट्स करवाए थे। तो इसलिए एप्लीकेशन लेयर पे जो भी प्रोसेस रन कर रहे होते हैं वो टेंशन फ्री होते हैं, उन्हें मसला नहीं होता कि अच्छा आपके पास अगर डाटा में करप्ट होता है, ठीक है, वो कैसे आएगा। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन लेयर के पे कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आपने जब भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होना है आपने ये नहीं सोचना अच्छा मेरी एप्लीकेशन ये डाटा सेंड कर रही है उसमें डाटा जो है ना करप्ट हो सकता है तो वो मैं उसका क्या करूँगा। आपने सिर्फ एक कॉल करनी है, उसमें एक कमांड लिख देनी है, एक लाइन लिख देनी है कि
आई एम यूजिंग TCP सर्विसेज। ठीक है, तो TCP की सर्विस जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि TCP खुद ब खुद जो है ना, अगर एरर आएंगे जहाँ पैकेट्स का ऑर्डर जो है ना वो डिस्टर्ब होगा तो वो खुद ब खुद उसको ठीक कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए लेयर्ड आर्किटेक्चर को यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि एप्लीकेशन लेयर पे जो काम कर रहे हैं उनको जो है ना इन चीज़ों की जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारी चीज़ें ये कैसी होंगी। वो बस जो है ना इन TCP की API को कॉल करेंगे और अपनी जो एप्लीकेशन की बाकी फंक्शनैलिटीज़ है उस पर वो फोकस करेंगे। उसके बाद आपके पास कंजेशन कंट्रोल TCP करवाता है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल करवाता है और जो कनेक्शन सेटअप होता है ये सारा जो है TCP करवाता है। तो कंजेशन कंट्रोल का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अभी इसको हमें डिटेल में हमने पढ़ना है, फ्लो कंट्रोल को भी पढ़ना है। कंजेशन कंट्रोल का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी एंड होस्ट हैं वो डाटा जो आपके नेटवर्क में सेंड कर रहे हैं वो इतना डाटा सेंड ना करें कि आपके पास जो राउटर्स में डाटा जा रहा है वो इतना हो जाए कि राउटर्स के जो बफर हैं वो फुल हो जाए और उसके बाद डाटा जो है ना वो ड्रॉप होना शुरू हो जाए। आपके नेटवर्क में ट्रैफिक बहुत हद तक ना ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब भी नेटवर्क में ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपके पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। तो कंजेशन कंट्रोल जो है ना वो साथ साथ जो है ना TCP देख रहा होता है कि अगर कंजेशन हो रही है नेटवर्क में तो आपका क्या करेगा, ये रेट को कम कर देगा, जो सेंडिंग रेट है उसको कम कर देगा। इसके बाद दूसरा जो फ्लो कंट्रोल है, ठीक है, फ्लो कंट्रोल का मतलब ये है कि आपके पास जो कोई भी सेंडर है ना वो किसी दूसरी साइड पे रिसीवर है उसको डाटा सेंड कर रहा है, तो सेंडर का जो रेट है वो उसने इस तरह एडजस्ट करना होता है कि आपके पास जो रिसीवर साइड पे भी क्या होता है, आपके पास एक बफर होता है। एक जब भी आप एक सॉकेट क्रिएट करते हैं तो एप्लीकेशन सॉकेट क्रिएट होती है, क्योंकि सॉकेट जो है ना ये एक इंटरफेस है बिटवीन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। जब भी सॉकेट क्रिएट होती है तो आपके पीसी में हर एक प्रोसेस के लिए एक मेमोरी जो है ना एलोकेट हो जाती है, वो दोनों साइड पे होती है। तो वो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 10 MB की है, तो रिसीवर साइड है उसकी 10 MB का बफर जो है ना एक प्रोसेस के लिए रिजर्व्ड हो गया। अगर मैं अपना जो डाटा का रेट है वो बहुत ज़्यादा कर देता हूँ तो एक टाइम आएगा कि अभी मेरे पास जो है ना डाटा अभी आ रहा है और वो बफर है वो फुल हो गया। उसके बाद क्या होगा, पीसी के पास वो डाटा आता जा रहा है, लेकिन बफर उसका फुल होगा तो वो उसको ड्रॉप करता जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आपका जो TCP है वो क्या करता है, सेंडर को बता देता है कि उसका जो बफर है ना वो फुल है, आप क्या करो अपना जो रेट है वो कम कर दो। तो इस तरह जो है ना जो सेंडर है वो अपना रेट कम कर लेगा। अगर वो सेंडर का रेट कम है, ठीक है, उसके बफर वो डाटा वो सेंड कर रहा है और उसके बफर में अभी बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो क्या करेगा, TCP उसको बताएगा कि अभी इसके बफर में बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप अपना जो रेट है वो बढ़ा लो। तो ये एक फीडबैक लूप के थ्रू होता है, फीडबैक आपकी जा रही होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर दे रही होती है, उसकी बेस पे आपका जो सेंडर है वो डिसाइड कर रहा होता है कि मैंने अपना जो रेट है वो ज़्यादा करना है या कम करना है। तो ये फ्लो कंट्रोल ये किस तरह फीडबैक जारी होती है, ठीक है, वो अभी आप जब TCP की लैब करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक स्पेसिफिक पैरामीटर होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि सेंटर ने अपना रेट कितना रखना है। उसके बाद जो कनेक्शन सेटअप कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि लॉजिकल कम्युनिकेशन करवानी है इसने बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, तो वो कनेक्शन कैसे सेटअप होगा, किस तरह एक एंड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको कैसे पता चलेगा जो दूसरी एंड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वहाँ तक मैंने कैसे डाटा पहुँचाना है, उसके लिए कुछ पैरामीटर जो है ना सेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो सारा जो काम है वो TCP ने करवाना है। एप्लीकेशन लेयर पे जो काम कर रहा है उसका बस काम ही यही है कि अपनी एप्लीकेशन पे फोकस करे, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, वो और वो जो डाटा है दूसरे एंड पे कैसे पहुँचाना है वो TCP ने वो सारा काम करना है। तो अभी अगर आप देखेंगे एंड होस्ट पे जो सबसे ज़्यादा जो है ना कम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर कहती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये आगे आगे जाके हम देखेंगे। फ्लो कंट्रोल अभी मैंने बता दिया कि ये इस तरह होता है कि कंजेशन कंट्रोल मैंने आपको सिंपल वर्ड में बता दी, लेकिन ये हमने करना ट्रांसपोर्ट लेयर सारे काम कर रही होती है, तो वो अभी आगे जाके इसके एल्गोरिथम पढ़ेंगे कि ये इतना आसान काम नहीं है कि फ्लो कंट्रोल आप करवा दें, इसका कंजेशन कंट्रोल भी इतना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए वो बड़े जो है ना डिफरेंट हम
एल्गोरिदम्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों काम हो रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है अनरिलायबल अनऑर्डर्ड डिलीवरी, जो कि यूडीपी का ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है ना प्रोवाइड करती है। अनरिलायबल का मतलब ये है कि अगर आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो यूडीपी है और एक एप्लीकेशन है वो यूडीपी की ट्रांसपोर्ट लेयर को यूज़ कर रही है, तो यूडीपी जो है ना वो कहता है कि आई एम अनरिलायबल। अनरिलायबल होने का मतलब ये है कि अगर दूसरी साइड पे इस ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूडीपी यूज़ हो रहा है, इस पर यूडीपी यूज़ हो रहा है, इस सेंडर ने कुछ डाटा सेंड किया है यहाँ पे, तो वो सम हाउ ड्यू टू एनी रीज़न वो करप्ट हो गया, तो यूडीपी की लेयर जो है ना उसको नहीं, इसको फीडबैक नहीं देगी, इसको कोई भी मैसेज सेंड नहीं करेगी कि अच्छा ये डाटा करप्ट हो चुका है। तो इसलिए हम इसको रिलायबल कहते हैं कि जो एरर आ गए हैं वो आ गए हैं, दोबारा रीट्रांसमिट इसमें नहीं होंगे। अगर जो पैकेट्स आपके पास आ रहे हैं उनका ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, उसका ऑर्डर जो कि जिस तरह सेंड हुए थे वो नहीं रहता, तो यूडीपी जो लेयर है वो ये ट्रांसपोर्ट पे जो यूडीपी का प्रोटोकॉल है उसको उसका ऑर्डर जो है ना वो ठीक नहीं करेगा, ठीक है, उनको दोबारा अरेंज नहीं करेगा। जैसे उस जिस ऑर्डर में डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ रहा है उसी ऑर्डर में उसी तरह ये एप्लीकेशन लेयर को डाटा वो यूडीपी दे देती है, ठीक है। उसके बाद जो सर्विसेज नहीं देती ट्रांसपोर्ट लेयर, आपको डिले की गारंटी नहीं देगी कि अच्छा मैं यहाँ से डाटा उठा के यहाँ तक जो डाटा जा रहा है वो मिनिमम इतने टाइम में पहुँच जाएगा, इसकी गारंटी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं देती। बैंडविड्थ की गारंटी नहीं देती, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर ये ट्रांसपोर्ट लेयर और ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, दरमियान में बहुत सारा और नेटवर्क्स हैं, तो ये गारंटी नहीं दे सकती ट्रांसपोर्ट लेयर कि आपका जो डाटा मैं इतने टाइम में पहुँचा दूँगी। ये टोटली डिपेंडेंट है कि हम किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ पे है और वो किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है और उस वक्त इंटरनेट में जो ट्रैफिक है वो कितनी है। ये सारी बहुत यानी चीज़ों पे ये डिपेंडेंट है चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होती है। जो मल्टीप्लेक्सिंग हो रही होती है वो आपके सेंडर साइड पे हो रही होती है। जितनी भी आपके पास हमने कहा था ना कि एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है कि आपके पास जो जितना भी डाटा है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर ने फिर उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। तो इसमें एक एग्जांपल दी गई है कि अच्छा आपके पास ये एक क्लाइंट है, ठीक है, और ये भी एक क्लाइंट है और इस सर्वर के साथ दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस कहाँ पे रन कर रहे थे, आप एप्लीकेशन लेयर पे डिफरेंट प्रोसेस रन कर रहे होंगे। तो जो आपके पास ये वाला क्लाइंट है इसमें जो प्रोसेस रन कर रहा है उसको हम P3 कह रहे हैं, और जो सर्वर पे दो प्रोसेस रन कर रहे हैं P1 और P2। इसी तरह आपके पास इस क्लाइंट पे जो प्रोसेस रन कर रहा है उसको हम P4 कह रहे हैं। ये जो हर एक, ये आपने ये बात याद रखनी है कि हर एक प्रोसेस जो है दूसरी साइड पे एक ही प्रोसेस से बात कर रहा होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एक प्रोसेस बहुत सारे प्रोसेस के साथ एक साथ बात कर रहा हो, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के साथ यूडीपी के थ्रू भी बात कर सकते हैं, टीसीपी के थ्रू भी बात कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपका प्रोसेस P1 है वो P3 के साथ बात कर रहा है, इस तरह P2 जो है वो P4 के साथ बात कर रहा है। तो इसमें लिखा गया है मल्टीप्लेक्सिंग जो है ना वो सेंटर साइड पे होती है, और सेंटर साइड पे होने का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत ज़्यादा जो डाटा है वो, क्योंकि बहुत सारी आपके पास एप्लीकेशन रन कर रही होती हैं और उसका जो डाटा जाना होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाना। इधर तो सिंपल है ना, एक ही एप्लीकेशन रन कर रही थी तो उसमें मल्टीप्लेक्सिंग हमें करवाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग किधर होगी, इधर होगी। इसमें क्योंकि डिफरेंट प्रोसेस रन कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, अब एप्लीकेशन लेयर के पास ये दोनों डाटा आ रहा है, P1 भी डाटा देगा जब इसने इसको सेंड करना है, P2 भी डाटा इस ट्रांसपोर्ट लेयर को देगा जो कि इधर तक आना है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ने ये डिसाइड करना है कि अच्छा ये जो डाटा आ रहा है इसको उसने यहाँ तक नहीं पहुँचाना है, उसने इसको यहाँ तक पहुँचाना है, और जो इस सॉकेट से जो डाटा आ रहा है वो इसको इधर तक पहुँचाना है, ठीक है। तो सॉकेट के बारे में हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे कि अच्छा सॉकेट किस तरह क्रिएट की जाती है, इसकी हमने एक लैब भी करनी है जिसमें आप में सॉकेट क्रिएट करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप याद रखेंगे जो कोई भी एप्लीकेशन जब भी रन करती है ना, तो जो वो जो प्रोसेस होता है ना
वो एक सॉकेट क्रिएट करता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। तो इंटरनेट से कनेक्ट होने की जब सॉकेट क्रिएट होगी तो उसमें हमने ये डिफाइन करना होता है उसका पोर्ट नंबर क्या है और वो क्या ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, वो टीसीपी होगा या यूडीपी होगा। तो इसमें वो सारी डिटेल होती हैं। तो जब ये प्रोसेस इस ट्रांसपोर्ट लेयर को डाटा दे रहा है, वो आगे ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ रहा है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ने ये ट्रैक रखना है कि ये किस प्रोसेस ने मुझे डाटा दिया था। तो ट्रैक किस तरह रख रहा होता है, वो जो इसके लिए कोई आपसे अगर पूछता है कि अच्छा ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे डिसाइड करती है कि ये किस प्रोसेस का डाटा, तो उसको आपने बस यही अगर कह देंगे ना बेस्ड अपॉन पोर्ट नंबर, कि पोर्ट नंबर की बेस पे ट्रांसपोर्ट लेयर ये डिसाइड करती है कि किस प्रोसेस का डाटा। तो ये जो है ना, इसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना इसी बेस पे डिसाइड कर रही होती है कि आपके पास एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन का जो डाटा है ना वो ये है, एप्लीकेशन लेयर पे किस प्रोसेस का डाटा है। क्योंकि इसने जब ये सेंड कर देना तो इधर से भी रिप्लाई आना है, इधर से भी रिप्लाई आना है। तो इस ट्रांसपोर्ट लेयर को कैसे पता चलेगा यानी मैंने ये किस प्रोसेस को ये डाटा देना है। तो इसका जो पोर्ट नंबर है वो डिफरेंट होगा, इसका पोर्ट नंबर डिफरेंट होगा, और इधर से जो पैकेट आ रहा होगा उसमें जो पोर्ट नंबर लिखा होगा तो वो देखेगा अच्छा लेट से इसका पोर्ट नंबर 20 था, तो इधर से जो पैकेट आया है उसका पोर्ट नंबर जो है ना उसमें 20 लिखा हुआ है, तो वो ये इधर इसको सेंड कर देगा। इसका पोर्ट नंबर लेट से 50 था, तो इधर से जो पैकेट आएगा उसमें पोर्ट नंबर 50 लिखा होगा, तो ये इसको पता चल जाएगा फ़ौरन कि अच्छा ये इस प्रोसेस का जो डाटा है, तो वो इस सॉकेट में वो सेंड करेगा और ये जो प्रोसेस रन कर रहा होगा इस सॉकेट से वो डाटा उठा लेगा। डीमल्टीप्लेक्सिंग कहाँ पे होती है, ये रिसीवर साइड पे होती है। डीमल्टीप्लेक्सिंग जैसे अभी मैंने बताया कि डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे हो रही है, इधर से भी डाटा आ रहा है और इधर से भी डाटा आ रहा है। तो इसने डीमल्टीप्लेक्सिंग करवानी है, इसने ये डिसाइड करना है कि ये किस प्रोसेस को मैंने डाटा देना है, तो वो बेस्ड अपॉन पोर्ट नंबर उसको डीमल्टीप्लेक्सिंग करवाएगा। तो उसमें हेडर में इंफॉर्मेशन सारी होगी, जो टीसीपी का हेडर होगा उसमें इंफॉर्मेशन होगी, तो उसकी बेस पे ये डिसाइड कर लेगा कि मैंने प्रोसेस 1 को डाटा देना है या प्रोसेस 2 को डाटा देना है। तो अभी हम देखते हैं कि डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे होती है। कोई भी जो होस्ट है उसके पास क्या होता है, आईपी का एक डाटाग्राम आ रहा था। डाटाग्राम कहाँ पे होता है, डाटाग्राम जो आईपी लेयर पे जो पैकेट्स होते हैं उनको हम डाटाग्राम कहते हैं। वो जो डाटाग्राम होगा वो उसमें से जब नेटवर्क लेयर के पास आएगा डाटा, वो उसमें अपना हेडर उतार के तो टीसीपी जो लेयर को दे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको वो पैकेट दे देगा। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हेडर होता है ये आपके सामने गिवन है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में क्या क्या चीज़ें होगी। तो उसमें एक सोर्स पोर्ट होगी और डेस्टिनेशन पोर्ट भी इसकी मेंशन होगी, कुछ और भी फील्ड है वो हम जो है ना आगे जाके देखेंगे कि वो कौन सी फील्ड है। लेकिन जो मेन जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, वो ये दोनों है कि सोर्स पोर्ट नंबर क्या है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है। इसके बाद आपको उसमें एप्लीकेशन लेयर का डाटा होगा, तो ये आपके पास होगा जो ये इन्फॉर्मेशन होगी ये ट्रांसपोर्ट लेयर की इसमें इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस बेस पे उसने डिसाइड करना होता है किस एप्लीकेशन लेयर को मैंने ये डाटा देना है। तो इसमें लिखा गया एक डाटाग्राम है सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हमें ये हेल्प करता है कि अच्छा ये किस होस्ट तक डाटा जाना है, ठीक है। तो किस होस्ट तक डाटा जाने का, जब भाई आपने एक होस्ट तक डाटा पहुंचा दिया उसमें किस प्रोसेस तक डाटा को पहुंचाना है, ये नेटवर्क लेयर का नहीं काम, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। तो हर एक डाटाग्राम में ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट होता है। तो वो डाटाग्राम में जब वो नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर के पास वो डाटाग्राम आएगा तो वो उसका हेडर उतार के आएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जब आएगा तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से रीड करेगी, उसकी बेस पे डिसाइड कर लेगी कि मैंने किस प्रोसेस को ये डाटा देना है। तो होस्ट जो होते हैं आपके पास सॉकेट होती है उसमें आईपी एड्रेस की भी इंफॉर्मेशन होती है। तो जितने भी होस्ट हैं वो आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर की बेस पे जो सेगमेंट्स होते हैं उनको अप्रोप्रिएट सॉकेट्स में सेंड कर देंगे। तो सॉकेट क्योंकि हर एक प्रोसेस की डिफरेंट होती है, तो सॉकेट में जब डाटा चला गया तो जो भी प्रोसेस होता है अपनी अपनी सॉकेट से डाटा रीड कर रहा होता है। किसी भी सॉकेट में क्या होता है, एक रिसीविंग बफर होता है और एक सेंडिंग बफर होता है। जब भी उसने डाटा सेंड करना आता है वो सेंड करने के लिए जो हमने बफर रखा होता है उसमें वो अपना डाटा एप्लीकेशन या जो प्रोसेस रन कर रहा है उसमें वो रख देगा, वहाँ से ट्रांसपोर्ट लेयर उठा देगी। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर के पास कोई डाटा आता है उसने उस प्रोसेस को देना है तो जो रिसीविंग बफर है उसमें वो डाटा रख देगी
और जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली उसमें से उठा रहा होता है, ठीक है। उसको देख रहा होता है कि चाहे रिसीविंग बफर में वो डाटा है कि नहीं, वो प्रोसेस देख रहा होता है। जब भी डाटा आता है उसको वहाँ से उठा लेता है। तो इसके इधर थोड़ा सा आपको बताया गया कि अच्छा ये किस तरह सारा काम होता है। इसको हम जब आप लैब करेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह सॉकेट प्रोग्रामिंग की जाती है। तो ये सॉकेट प्रोग्रामिंग थोड़ी सी ये इसमें वो आपको दी गई है, तो उसमें थोड़ा सा हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब हम लैब करेंगे तो उसमें मज़ीद डिटेल में कर लेंगे ये कैसे सॉकेट प्रोग्रामिंग की जाती है। तो जब भी कोई भी होस्ट होगा उसने कुछ डेटा सेंड करना है, ठीक है, और क्योंकि एप्लीकेशन लेयर पे जो एप्लीकेशन रन कर रही होती हैं, प्रोसेस रन कर रहे होते हैं, वो डाटा सेंड कर रहे होते हैं। किसी भी प्रोसेस ने जब भी डाटा सेंड करना है ना, उसने पहला जो काम करना है ना, वो उसने सॉकेट क्रिएट करनी होती है, ठीक है। सॉकेट जब तक क्रिएट नहीं होगी तो वो डाटा आगे सेंड नहीं होगा। तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है, क्योंकि कोड रन कर रहा होता है तो कोड में सॉकेट क्रिएट करने का तरीका होना चाहिए। तो आपकी एप्लीकेशन या प्रोसेस क्या करेगा, वो सबसे पहले सॉकेट क्रिएट करेगी। तो सॉकेट क्रिएट करने के लिए हम पाइथन में करेंगे, सॉकेट प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये जो है ना वो सी का कोड है, तो उसमें अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझ लें तो वो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो सी में करेंगे ना वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाती है, हम आसान करेंगे उसको पाइथन में करेंगे। तो आपने ये एक क्लास चूज़ करनी है डाटाग्राम सॉकेट की। तो ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, नया ऑब्जेक्ट बना लिया है डाटाग्राम सॉकेट। तो उसमें आपने 1 2 5 3 4 दे दीजिए, आपने देना होता है पोर्ट नंबर दे देते थे, ठीक है। ये आपने पोर्ट नंबर दे दिया। उसके बाद जब भी आपके पास एक डाटाग्राम आ गया उसको आपने यूडीबी सॉकेट में देना है, तो आपने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उसमें मेंशन करना होता है और साथ में डेस्टिनेशन पोर्ट भी सेंड करनी होती है। तो जब भी आपके पास रिसीवर साइड पे एक यूडीपी का सेगमेंट आता है, तो जो होस्ट होता है वो क्या चेक करता है, वो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर चेक करता है कि उस सेगमेंट में डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है। और उसके बाद क्या करता है उसको, क्योंकि उस होस्ट पे मल्टीपल हो सकता है प्रोसेस रन कर रहे हो, 10 प्रोसेस रन कर रहे हो, तो वो ये देखेगा अच्छा ये जो पोर्ट नंबर है ये इस प्रोसेस की पोर्ट नंबर है। तो वो जो डाटा होगा फिर उस प्रोसेस को चला जाएगा। उस प्रोसेस की जो भी सॉकेट होगी उसका जो रिसीविंग बफर होगा उसमें वो डाटा रख देगा, वहाँ से वो ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस है वो डाटा उठा लेगा। तो इसमें लिखा गया कि IP UDP डाटाग्राम विद द सेम डेस्टिनेशन एंड पोर्ट नंबर बट डिफरेंट सोर्स IP एड्रेसेस एंड सोर्स पोर्ट नंबर विल बी डायरेक्टेड टू द सेम सॉकेट एट डेस्टिनेशन। आपके पास जो अगर डेस्टिनेशन सेम है, पोर्ट नंबर सेम है, अगर बेशक उनका जो सोर्स पोर्ट और सोर्स IP एड्रेस डिफरेंट है ना, तो एक ही सॉकेट पे वो जाएंगे डेस्टिनेशन पे। तो ये लॉजिकल है कि आपके पास डेस्टिनेशन सेम है, पोर्ट नंबर सेम है, तो वो एक ही सॉकेट पे जाना चाहिए डेस्टिनेशन पे। तो अगर सोर्स नंबर डिफरेंट है और पोर्ट नंबर डिफरेंट है तो उसका मतलब ये है कि वो डिफरेंट सोर्सेज से वो डाटा आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट जो है ना सोर्स से डाटा आ रहा है, लेकिन वो एक ही प्रोसेस है, क्योंकि आपके पास टू डिफरेंट होस्ट जो होते हैं ना वो एक ही प्रोसेस से बात कर सकते हैं, तो वो एक ही सॉकेट में वो डाटा फिर जा रहा होगा। अभी हम देखते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग जो है ना वो किस तरह होती है, सॉकेट प्रोग्रामिंग में कैसे हो रही होती है। तो जब भी इस एप्लीकेशन ने या इस प्रोसेस ने बात करनी होगी तो सबसे पहले इसने क्या करना है, एक सॉकेट क्रिएट करनी है। तो सॉकेट जब भी हम क्रिएट करते हैं उसमें उसका पोर्ट नंबर हमने मेंशन करना होता है कि उसका पोर्ट नंबर हमने क्या रखना है। तो इन रियल क्या हो रहा था है, ये ऑटोमेटिकली ऐसे नंबर जनरेट हो रहे होते हैं जो कि उस होस्ट पे यूनिक हों। एक होस्ट पे टू सेम पोर्ट के प्रोसेस रन नहीं हो सकते, टू सेम पोर्ट नंबर के जो प्रोसेस रन नहीं हो सकते। तो इसने एक सॉकेट क्रिएट किया और उसका जो पोर्ट नंबर था वो 9157 था। इसके बाद इसने सॉकेट क्रिएट की, उसमें जो पोर्ट नंबर था वो 5775 था। उसके बाद ये जो सर्वर है यहाँ पे एक पोर्ट क्रिएट हुई और इसमें जो उसका पोर्ट नंबर था 6428 था। अब अगर इसने इसको डाटा सेंड करना है तो इसमें जो सोर्स पोर्ट होगा वो इसका अपना होगा 9157 और जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा वो 6428 होगा। अब अगर
इसने इसको रिप्लाई करना है, तो सोर्स पोर्ट क्या होगा, इसका अपना पोर्ट नंबर होगा 6428, और जो डेस्टिनेशन पोर्ट होगी वो 9157 होगी, जो कि इसका पोर्ट नंबर है। तो वो जब इस ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद ये पैकेट आएगा तो उसमें वो देखेगा अच्छा इसका जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ये वाला है, तो वो इस सॉकेट में डाटा वो सेंड कर देगा। अगर कोई इधर कोई और भी प्रोसेस रन कर रहा होगा और उसकी जो पोर्ट नंबर है वो डिफरेंट होगा, तो ये डाटा जो है ना वो उसको नहीं जाएगा, क्योंकि ये पोर्ट नंबर देख लेगा और ये पोर्ट नंबर देखने के बाद डिसाइड कर लेगा कि मैंने किस सॉकेट में ये डाटा भेजना है। अब अगर देखेंगे इसका ने इधर अगर डाटा भेजना है तो उसमें क्या सोर्स पोर्ट नंबर होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा, तो इसमें आप ये इसमें सोर्स पोर्ट नंबर ये होगा 6428 और जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा वो 5775 होगा। यहाँ से जो रिप्लाई आ रहा होगा उसमें सोर्स पोर्ट नंबर क्या होगा 5775, और जो डेस्टिनेशन पोर्ट होगा वो नंबर जो होगा वो 6428 होगा। तो इस तरह इधर से भी एक पैकेट आता है, इस तरह से भी एक पैकेट आता है, तो डेस्टिनेशन नंबर सेम होगा तो एक ही सॉकेट में जाएगा। जब ये रिप्लाई करेगा तो उसमें डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर डिफरेंट होगा, तो जो अगर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है उसका 5775, तो वो इस प्रोसेस तक आएगा, और उसका जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर अगर 9157 होता है तो वो इस प्रोसेस तक आएगा। तो टीसीपी जब भी सॉकेट क्रिएट की जाती है ना, ये एक 4 टपल इसमें इंफॉर्मेशन होती है। उसमें ये डिफाइन हमने करना होता है सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना एक टीसीपी सॉकेट के साथ एसोसिएटेड होती है। जितनी भी आपके पास आपकी कंप्यूटर में सॉकेट्स रन कर रही होंगी उनकी हर एक के साथ ये इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड होगी। तो जब तक इसमें एक भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी तो आपके पास जो सॉकेट क्रिएट नहीं हो सकती। ठीक है, जब भी सॉकेट ने क्रिएट होना है तो उसके लिए ये 4 इंफॉर्मेशन उसके साथ होगी। तो सारी इंफॉर्मेशन मिल के हम ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रोसेस का डाटा जो है ना ये किस प्रोसेस से आ रहा है और किस प्रोसेस को हमने देना है। तो रिसीवर क्या करता है, इन 4 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ये डिसाइड करता है कि मैंने जो रिसीवर साइड पे जो कौन सी सॉकेट को डाटा देना है, क्योंकि हर जो सॉकेट होती है वो एक प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड होती है। जो सर्वर होते हैं, सर्वर पे बहुत सारी जो है ना टीसीपी सॉकेट्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि हर एक जो क्लाइंट है वो एक सेपरेट टीसीपी सॉकेट के साथ जो है ना वो कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि हो सकता है एक सर्वर में मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर रही है और वो मल्टीपल जो है ना प्रोसेस के साथ जो है ना वो बात कर रहा। तो आज से जो है ना सम टाइम में ना एप्लीकेशन और प्रोसेस को एक ही वर्डिंग यूज़ करता हूँ, तो ये सेम ही चीज़ है। ठीक है, एप्लीकेशन आप कह लें या प्रोसेस कह लें, तो आमतौर पे प्रोसेस जो है ना वो जो नेटवर्किंग की जो लोग होते हैं ना वो प्रोसेस नहीं कहते, वो एप्लीकेशन ही कहते हैं। ठीक है, तो मैं बार बार यानी कि एप्लीकेशन कह देता हूँ, फिर बाद में प्रोसेस कहता हूँ। तो आज से जो है ना आपने इसको माइंड में रखना कि अगर मैं एप्लीकेशन कह रहा हूँ या प्रोसेस कह रहा हूँ तो एक ही बात है। ठीक है, तो हर एक जो वेब सर्वर होता है उसके पास डिफरेंट जो सॉकेट्स होती हैं फॉर ईच कनेक्टिंग क्लाइंट। ठीक है, तो इसमें ये एक बात दी गई है कि नॉन परसिस्टेंट HTTP विल हैव डिफरेंट सॉकेट्स फॉर ईच रिक्वेस्ट। क्योंकि नॉन परसिस्टेंट HTTP में क्या होता था, एक दफ़ा जब आपने एक रिक्वेस्ट की और आपको ऑब्जेक्ट मिल गया तो आप TCP कनेक्शन को क्लोज कर देते थे। जब एक दफ़ा TCP कनेक्शन क्लोज हो जाता है साथ में उसकी जो सॉकेट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि सॉकेट क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट ही आपने क्रिएट किया होता है तो वो उस ऑब्जेक्ट को आप फिर डिलीट कर देंगे। तो इसमें आप देखें कि ये आपके पास सर्वर है, उसमें 3 प्रोसेस रन कर रहे हैं और इस क्लाइंट पे 2 प्रोसेस रन कर रहे हैं और इस क्लाइंट पे 1 प्रोसेस रन कर रहे हैं, और आपस में इनके पैकेट जो है ना वो किस तरह एक्सचेंज होंगे वो हम देखते हैं किस तरह कनेक्शन ओरिएंटेड डी मल्टीप्लेक्सिंग हो रही थी। अब ये जो प्रोसेस है P3 ये कम्युनिकेट कर रहा है विद P4। ठीक है, इसका जो पैकेट जाएगा उसमें सोर्स IP भी होगा, डेस्टिनेशन IP भी होगा, पोर्ट नंबर भी होगा, और पोर्ट नंबर जो है ना वो होगा ये 9157, ये इसका पोर्ट नंबर है। ठीक है, और जो पोर्ट है 80 ये इसका
पोर्ट नंबर है, ठीक है। ये 80 पोर्ट नंबर किसका होता है, ये एक वेब सर्वर का होता है। इसका मतलब ये है कि हम एक वेब सर्वर से बात कर रहे हैं। अब जो है ना, इसमें दो प्रोसेस रन कर रहे हैं। दोनों जो प्रोसेस हैं, इधर से एक प्रोसेस आ रहा है, ये P2 P6 से बात कर रहा है, और P3 जो है वो P5 से बात कर रहा है। ये जब पैकेट सेंड करेगा, उसमें इसका सोर्स IP एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन IP एड्रेस पे होगा, ठीक है। उसका पोर्ट नंबर होगा 45775 है, ये P2 का अपना पोर्ट नंबर है। 80 जो है ना, ये इसका पोर्ट नंबर है, ठीक है। इसके बाद P3 जो बात कर रहा है वो P5 से कर रहा है। इसमें ये अपना पोर्ट नंबर लगा के भेजेगा, और उसमें जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है वो 80 डाल के भेजेगा। तो इसमें देखें आपके पास जो इसका पोर्ट नंबर था, सोर्स पोर्ट नंबर, और इसका जो सोर्स पोर्ट नंबर था वो डिफरेंट था। तो जब दोनों से रिप्लाई आएगा ना इस साइड पे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर को पता चल जाएगा कि मैंने जो रिप्लाई है ना वो इस प्रोसेस को वो डाटा देना है या इस प्रोसेस को डाटा देना है, बेस्ड अपॉन सोर्स पोर्ट नंबर। क्योंकि जब रिप्लाई आ रहा होगा उसमें ये जो पोर्ट नंबर होगा ये डेस्टिनेशन बन जाएगा, और ये सोर्स बन जाएगा, और इसमें ये डेस्टिनेशन बन जाएगा, और ये सोर्स पोर्ट नंबर बन जाएगा। तो आपके पास 3 सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, और जो सारे जो है ना एक ही IP एड्रेस पे आएंगे। एक ही IP एड्रेस पे आने का मतलब ये है कि किसी भी वेब सर्वर का जो IP एड्रेस होगा वो तो सेम होगा, एक ही वो IP एड्रेस पे आ रहे हैं। तो डेस्टिनेशन जो पोर्ट नंबर थी वो सेपरेट थी, ठीक है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो है ना वो, सॉरी, इस केस में वो सेम थी, लेकिन जो आपके पास सोर्स पोर्ट नंबर थी वो डिफरेंट थी। तो इस ट्रांसपोर्ट लेयर को पता चल जाएगा, अच्छा ये जो बेशक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर सेम है, लेकिन साथ में सोर्स पोर्ट नंबर जो है ना वो डिफरेंट है। तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा ये जो सोर्स पोर्ट नंबर थी लेट से 9157, तो इसको का जो कम्युनिकेशन हो रही है वो P5 प्रोसेस के साथ हो रही है। तो उसका जो डाटा है वो इस सॉकेट को चला जाएगा। तो इस तरह आपकी डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी रिसीवर साइड पे।